तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो इस वीडियो का हम लोग शुरुआत करते हैं एक लाइन से। तो ऐसा कहा जाता है, इफ यू विल गिव फ्री अल्कोहल एंड फ्री मनी, तो उसके जो टेकर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना। सो इसीलिए जब आप किसी भी लेंडिंग बिजनेस को देखते हो तो यहाँ पे लोन देना आसान होता है, उसकी जो रिकवरी होती है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कोई भी अगर आप बिजनेस को देखते हो तो आपको उस बिजनेस और उसकी जो मैनेजमेंट है उसका अगर स्ट्रेंथ चेक करना है, तो आपको इस चीज़ को देखना है कि वो जो मैनेजमेंट है, खास करके फाइनेंशियल्स में, अगर उसने कोई पैसा लेंड किया है तो उसको कितना क्विकली रिस्क को कंट्रोल करके एडजस्ट कर पाता है। ठीक है, तो इसी का सबसे अच्छा एग्जांपल एक जो कंपनी हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं, एसपीएफसी फाइनेंस है। ये कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है और इसकी मैनेजमेंट मुझे तो पर्सनली काफ़ी अच्छी लगती है, बिकॉज जो ये पूरी इंडस्ट्री होती है, इकोनॉमी के बारे में जो बातें करते हैं, उससे आपको एक इंट्रेंसिक पूरा जो इंडियन इकोनॉमी में है, खास करके जिस तरह ये कस्टमर सेगमेंट्स को ये लोग सर्व करता है, इनका जो सेगमेंट है, आप देखेंगे कि वो 5 लाख या 10 लाख 30 लाख के बीच में जो सेगमेंट होता है उसको सर्व करते हैं ना। तो जो एमएसएमई वाले कस्टमर्स होते हैं, जो आपके शॉप्स वगैरह हो गया, उन कस्टमर्स को लोन देते हैं ना। तो सिक्योर्ड पोर्टफोलियो होता है इनका। तो ये है एसबीएफसी के बारे में। अब अगर आप इस कंपनी के बारे में डिस्कस करने के पहले अगर मैं ओवरऑल जो मार्केट है, ये वाले मार्केट के बारे में बात करूँ, तो अगर आप देखेंगे ना, तो जो ये वाला सेगमेंट है इनका, तो ये कितने सीएजीआर पे ग्रो कर रहा है, मतलब जो 5 लाख से 30 लाख वाला जो लोन वाला मार्केट है, ये अराउंड आपका 20-25% सीएजीआर के बेसिस पे ग्रो कर रहा है। और अभी जो इनका लोन बुक है वो आपका अराउंड 10,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप टोटल एड्रेसेबल मार्केट देखोगे ना इस साइज का, तो वो आपका 4 to 5 लाख करोड़ के आसपास है ना। सो उससे आपको ये दिखता है कि कंपनी के पास जो कंसिस्टेंटली ग्रो करने के लिए कितना ह्यूज पोटेंशियल है। तो अभी हाँ, तो ये वाली चीज हो गई। अब हम लोग अगर देखें इनका, अभी जैसे कोई भी इकोनॉमी होती है, ठीक है, तो इकोनॉमी में जैसे अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है ना, सिंस अभी अगर आप इंडिया की डेमोग्राफी को देखेंगे तो यंग पॉपुलेशन काफी ज्यादा है यहाँ पे। तो जो टेलविंड्स है इंडिया एज अ कंट्री में काफी ज्यादा है। तो अगर आप जैसे अपने पिछले कुछ सालों में पोस्ट कोविड जो हमने फिनोमेना देखा था, एक हाई इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट था, तो जो गवर्नमेंट ने पूरे रेट्स वगैरह हाई करके उसको कंट्रोल किया। सो जो इंडियन इकोनॉमी है आज के डेट में, वो एक लो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में जा रही है। अब जब लो इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट में होता है आपका इकोनॉमी, तो उससे आपकी जो ग्रोथ होती है, जब व्हेन द इन्फ्लेशन इज लो, तो गवर्नमेंट का जो फोकस होता है वो ग्रोथ पे आता है। ठीक है, और मैंने अभी आपको बोला जो हमारी डेमोग्राफी है और जो मोमेंटम है उसके अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री एक वाइज टू ग्रो है, मतलब हाई सिंगल डिजिट में ग्रो करेगा हमारा इकोनॉमी। सो द थिंग इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है इंडिया की, वो आपकी जो शॉर्ट पीरियड से, मान लीजिए अभी 1 साल का पीरियड गया जहाँ पे आपको आपने हाई इन्फ्लेशन दिखा और अभी तो कम हो गया, और बाकी जो रेट कट साइकिल्स हो गए हैं अभी, तो उससे आपको इकोनॉमी में बूस्ट मिल रहा है। तो इसके कारण जो ओवरऑल ग्रोथ स्टोरी है वो आपकी लॉन्ग टर्म वाली है, और यहाँ पे आपको ये दिखेगा कि जो ग्रोथ है इंडिया की वो कंसिस्टेंट रहने वाली है ना। अब जो ग्रोथ होती है वो किस तरह की ग्रोथ हम चाहते हैं, मतलब आप इन जनरल किसी आप बिजनेस को देखते हो या फिर इन जनरल इकोनॉमी को देखते हो, तो आपने आप ये देखो कि जब भी किसी चीज में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है ना, आपका एग्जांपल के लिए आप कोई भी रॉ मटेरियल प्राइसेस लीजिए किसी भी कमोडिटी का, तो इशू प्राइसेस के बढ़ने से नहीं आता है, इशू आता है रेट ऑफ इंक्रीज पे। मतलब मान लीजिए 6 महीने में ही प्राइस 50-60-70% हो गया, फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ गोल्ड। और इन जनरल जैसे कॉपर की प्राइसेस है जो हमारे हम केबल्स एंड वायर वाले बिजनेस में देखते हैं। तो सिमिलरली अगर आपकी इन्फ्लेशन या किसी भी कंपनी का ग्रोथ बहुत एब्रप्टली ऊपर चेंज हो रहा है, तो दैट इज एन केस ऑफ इशू। एंड नाउ व्हाट आई हैव टोल्ड यू कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो आपके सस्टेनेबल बेसिस पे ग्रो करने पे देखते हैं। तो इसी में अगर आप एसबीएफसी कंपनी को देखोगे ना, तो इनका जो ग्रोथ है ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज्यादा करते हैं या बहुत कम करते हैं। इससे भी आपको इनके मैनेजमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो आपको मालूम चलेगी। तो ये जो कंपनी है जो अपना गाइडेंस देता है अपने एसेट अंडर मैनेजमेंट के लिए, जो जिससे लोग लोन बुक ग्रो कर रहे हैं, वो अराउंड 25 से 30% के बीच में देते हैं। और कंसिस्टेंटली वो लोग आपका जो रेंज देखेंगे ना, वो 28 से 34-35% के बीच में रहता है। सो अगेन दिस सोच की मैनेजमेंट जो है इनकी काफी स्ट्रॉग है और कंसिस्टेंटली ग्रो करता है, ये चीज है। और अगर मैं कुछ और आपको टाइम के बारे में मैंने बात कर ली, तो ये चीज हो गया। तो अभी जैसे जो इसकी कंपनी में जो चीजें चल रही हैं, तो अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात करूं, तो अभी जैसे आज ये कंपनी का आप आरओई देखोगे ना, तो इनका आरओई हो गया है 14% के आसपास। ठीक है, और जब इस कंपनी का आई थिंक 2 या 3 साल पहले जो इनका आईपीओ आया था, वहां पे इनकी आरओई 10% थी। अब मैं आपको एक और कंपनी से कंपेयर करता हूँ कंटेक्ट समझाने के लिए। अगर आप केपरी ग्लोबल को देखोगे तो उनका जो आरओई है इस साल वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है लास्ट ईयर से। तो वहां पे आपको एग्रेसिवनेस दिखती है। इस कंपनी ऐसा नहीं है कि ये कंपनी एग्रेसिव नहीं है, इनका भी लोन बुक आपको 30% के आसपास ग्रो कर रहा है। बट ये जो कंपनी है अनलाइक दैट, वो भी कंपनी अच्छी है ऑफकोर्स इन अलग सेगमेंट। और ये जो कंपनी है यहाँ पे आप देखेंगे ना, इनका जो कंसिस्टेंसी रहता है,
तो अभी जैसे ये जो कंपनी कहता है कि इस पर्टिकुलर क्वार्टर में इनका जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर होल्डर्स के लिए तो वही होता है ना, तो वही मैट्रिक्स है। तो आरओई जो है वो 14% क्रॉस किया है। सो द कंपनी इज सेइंग कि दिस इज एन इवेंट जिसको वो जो एडिसन है उसका जो बल्ब ग्लो करने वाला जो इवेंट था 1879 में, उससे वो लोग कंपेयर करते हैं। सो सॉर्ट ऑफ अ यूरोका मूवमेंट फॉर द कंपनी की कंपनी कितना ग्रो किया है। और सिमिलरली जो रिटर्न ऑन एसेट्स वाली अगर आप बात करोगे ना, तो वो उस टाइम पे जब इनका आईपीओ आया तो वो अराउंड 3.8 था और अभी बढ़ के 4.5 हो गया है। सो कंपनी डायरेक्शनली बहुत अच्छे मोमेंटम में आगे बढ़ रही है। सो ये तो थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया मैंने आपको कंपनी के बारे में। अब अगर मैं अभी बात करता हूँ जो प्रेजेंट, पहले मैं टेलविंड्स की बात करूंगा फिर मैं हेडविंड्स की बात करूंगा। सो अगर अभी मैं आपकी कंपनी की टेलविंड्स बताऊं, टेलविंड सिर्फ इस कंपनी के लिए नहीं, इन जनरल जो भी जितने भी फाइनेंशियल्स हैं इंडिया में अभी, ठीक है, जब आपके रेट कट साइकिल्स कम हो जाएंगे तो उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स कम हो जाएगी, है ना। और अगर मैंने अपने कॉस्ट पे कंट्रोल रख लिया, दूसरा पैरामीटर, तो ऑफकोर्स मेरी जो स्प्रेड है और जो मेरे इंटरेस्ट अर्नड है वो बढ़ जाएगा। तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए जो भी हमारे फिनेंशियल है उसके लिए एक गोल्डीलॉक जोन आ गया एक तरह से हमारे पूरे फिनेंशियल के लिए। तो कहने का मतलब है एक तो उनको कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स पे इम्पैक्ट दिख रहा है बिकॉज आपकी रेट कट्स हो गए हैं, और एट द सेम टाइम ये कंपनी के, यहीं पे मैं बात करता हूँ ब्रांचेस के बारे में। तो अगर आप ये कंपनी देखोगे ना, इस कंपनी का अभी जो ब्रांचेस है ना, वो आपका लगभग 60-65% के पास आसपास जो ब्रांचेस है वो आपका मतलब 3 साल से ऊपर का है। 3 साल से ऊपर का है, ये आप कैसे, इससे आप क्या समझते हो? अगर आपने वी टू रिटेल वाली वीडियो देखी है मेरी, तो जब, या फिर कोई भी आप रिटेल शॉप्स देखिए, मतलब विंटेज ब्रांचेस होंगी तो वहां पे जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, इफिशियंसी है, वो बढ़ जाएगी। जो इम्प्लॉइज होंगे वो उस एरिया को पहचान लेंगे और वो लोग जो एयूएम देना है, एयूएम पर ब्रांच और एयूएम पर इम्प्लॉय, वो बढ़ जाएगा, है ना। सो इन दैट सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो वो जो 60% के आसपास इनके ब्रांचेस है, उसका जो एयूएम है वो अराउंड 65 करोड़ के आसपास है ना। और जनरली अगर 50 करोड़ के ऊपर इनका एयूएम रहता है, तो आप ये ऐसा समझ लीजिए कि ब्रेक इवन हो जाता है या फिर उससे भी बेटर होता है। तो वो जो ब्रांचेस है उनका जो आरओई आता है वो 14% के आसपास आता है, सॉरी 15% के आसपास आता है। सो अगेन इस कंपनी का आरओई हमने देखा 14% है ना। एक तो मेजर ड्राइवर है आपको ये दिख रहा है जो विंटेज ब्रांचेस है उससे आ रहा है। और दूसरा अगर आप देखोगे ना, लगभग 25% जो ब्रांचेस है इनके, वो आपके 1 से 2 साल के बीच में है। और वो आपका 25 करोड़ पर ब्रांच, करोड़ ऑफ एयूएम पर ब्रांच करते हैं। और उसका जो आरओई होता है वो 10 से 14% के बीच में, और बाकी जो बचा 10-15% वो लेसन आरओई है, और मतलब मोस्ट रिसेंटली ओपन ब्रांचेस है। सो ये इनका ब्रांचेस के बारे में हो गया। तो ये भी आपको बता रहा है कि कंपनी, ये मैंने आपको क्यों बताया, क्योंकि आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ इन ब्रांचेस में इनका बेसिकली कॉस्ट पे कंट्रोल आ गया है। अब वो ब्रांचेस बेसिकली इस कंपनी के लिए इफिशियंटली वर्क कर रहा है। तो इसी का इम्पैक्ट आपको दिखता है, इनकी जो आरओई प्रोफाइल जो ऊपर ओवरऑल बढ़ गई है। और यहीं से आप कनेक्ट कीजिए जो इस कंपनी का सेकंड टेलविंड है। फर्स्ट टेलविंड मैंने बोला कि रेट कट्स हुए हैं वो, एंड द सेकंड टेलविंड इसकी जो इनको इफिशियंसी आ रहा है, जिसके कारण इनका ओपेक्स पर एयूएम होता है ना, मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अपने पूरे एयूएम पे, उस पर कंट्रोल हो गया है ना। सो दिस वाज अबाउट द टेलविंड्स। अब आते हैं जो मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी फाइनेंशियल के लिए, आपको हेडविंड समझना। तो अगर आप देखेंगे ना इनके जो हेडविंड्स है अभी, तो एक तो चीज क्या है इनका, अभी जो अगर आप देखेंगे जो भी इनका क्रेडिट कॉस्ट होता है, आप किसी भी कंपनी को देखिए फाइनेंसिस में, क्रेडिट कॉस्ट क्या दिखाता है हमें, इम्पेयरमेंट को दिखाता है, मतलब कितना रिस्क है उस चीज को दर्शाता है ना। तो इस कंपनी का जो क्रेडिट कॉस्ट अगर आप इस क्वार्टर में देखोगे तो 1.29% हुआ है, बढ़ा है ऑफकोर्स। बढ़ने का कारण क्या है, अगर आपने एमएफआई साइकिल को आपने देखा है, माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री को, तो वहां पे एक जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था आपके कर्नाटका वाला जो इशू था, ऑर्डिनेंस आया था, तो उसके कारण क्या हुआ, वहां पे स्ट्रेस दिखा। और जो इकोनॉमी होती है, आई हैड शेयर दिस ऑन द ट्वीट ऑल्सो, तो जो इकोनॉमी होती है वो आपकी कैसे इंटर रिलेटेड होती है। आपके जो छोटे छोटे फार्मर्स होंगे वो भी तो कहीं से परचेस करते हैं, वो एमएसएमई की दुकानों से परचेस करेंगे जो इनका कस्टमर सेगमेंट है। तो अगर फार्मर को इशू आएगा तो वो तो पर्कुलेट होगी ना पूरी इकोनॉमी में। ऐसा तो है नहीं कि इकोनॉमी पूरी आइसोलेशन बॉक्सेस में वर्क करती है, सब कुछ इंटर रिलेटेड है। तो इसी कारण इनको वो जो एमएसएमई है वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है ना। एंड ऑफकोर्स द स्ट्रेस जो था लास्ट क्वार्टर में ज्यादा था, इस क्वार्टर में कम हुआ है। मतलब द रेट ऑफ स्ट्रेस हैज कम, मतलब स्लोड। बट इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेस कम हो गया है ना, ओवरऑल स्ट्रेस कम नहीं हुआ है, मतलब स्लोअर हो रहा है, बट उसमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये था, और ये चीज है। और दूसरा चीज क्या है, सिंस ये तो पहला मैंने रिस्क बता दिया, अभी सिंस स्ट्रेस कम कम नहीं हुआ है पूरे तरह से, तो इसके कारण जो होता है 1+ DPD होता है, डे पास्ट ड्यू। मतलब ऐसे ऐसे कस्टमर जिन्होंने अभी तक एक ईएमआई पे नहीं किया है ना, तो उसका नंबर बढ़ रहा है। मतलब जो इनके फ्रेश स्लिपेजेस है उस पर भी कंट्रोल नहीं आया है, तो वहां से इनको आगे जाके भी उसको कंट्रोल करना है। सो ये दो इसकी हेडविंड्स है। तो इसी तरह से कंपनी काम करना चाहता है। अब मैं थोड़ा सा इनके मतलब पीपीटी से चल लेते हैं, उससे हम लोग को और चीजें क्लियर हो जाएगी। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू शेयर इन द हेडविंड वाली चीज में, वहीं आपको थोड़ा रिस्क के भी और रिलेट होगा। तो आप ये सोचिए
कि मैंने बोला लैंडिंग बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको रिस्क प्रोफाइल चेक करना। अब रिस्क प्रोफाइल क्या हो सकता है, दो तीन तरह की चीजें हो सकती है ना रिस्क में। एक तो आपका कस्टमर का इंटेंट है वही खराब हो जाए, है ना। दूसरा इकोनॉमी में इशू आ जाए। थर्ड जो एकदम अनप्रेडिक्टेबल रिस्क है वो आपका पॉलिटिकल रिस्क है ना, जैसे कि कर्नाटक वाले केस में आया, तो वो तो किसी ने कोई एक्सपेक्ट नहीं करता ना, उस तरह के रिस्क भी आएंगे। सो एक वो भी रिस्क हो जाता है इस तरह की कंपनीज में, है ना। सो नाउ लेट्स गो टू द पीपीटी। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे इनका अगर जो पूरा समरी देखेंगे इस क्वार्टर का, तो इनका जो एयूएम ग्रोथ हुआ है इस क्वार्टर में इनका 10,000 एयूएम क्रॉस कर गया है। तो ओवरऑल जो इनका एयूएम का परसेंटेज देखोगे ना इंक्रीमेंट अराउंड वही 25 से 30% के बीच में देते हैं, और इस क्वार्टर में भी हमें उसके आसपास नंबर ही दिख रहा है। और अगर इनका डिसबर्समेंट देखोगे ना, तो डिसबर्समेंट अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं, तो अराउंड जो इनका डिसबर्समेंट का जो अभी ये लोग करता है ना, वो अराउंड 300 करोड़ पर मंथ के आसपास करते हैं। तो अराउंड अगर आप 3 मंथ्स में देखिए तो 900 करोड़ के आसपास डिसबर्समेंट करेंगे ये लोग, है ना। बट अभी आप देखेंगे तो ये 815 करोड़ के आसपास हुआ है। तो थोड़ा सा स्लो डाउन है, वाई बिकॉज क्योंकि ये लोग जो है ना अभी अपने डिसबर्समेंट में जो इन्होंने चेक्स वगैरह होते हैं वो इन्होंने बढ़ा दिया है, ठीक है। अभी चेक्स बढ़ा दिया, मैंने बोला इनका जो सेगमेंट होता है 5 से 10 लाख के बीच में होता है। अब आप सोचिए कि जो एमएफआई का स्ट्रेस आया है वो लोअर सेगमेंट की तरफ आया है, तो इन्होंने जो 5 लाख वाला टिकट साइज होता है वहां पे लोन देना, 5 से 7 लाख के बीच में जो टिकट साइज है वहां पे लोन देना बंद कर दिया है। एंड दे हैव मूव टुवर्ड्स द हायर एंड ऑफ द सेगमेंट, मतलब 10 लाख के आसपास दे देंगे, 15 लाख के आसपास देंगे। तो आप ये सोचिए उन कस्टमर्स की एबिलिटी अच्छी है ना। बट जब एबिलिटी अच्छी होती है तो आप थोड़ा सा प्राइम कस्टमर की तरफ बनोगे ना, तो इसलिए आपको जो अगेन हर चीज का कॉस्ट होता है, तो उन कस्टमर्स के साथ जो इनको एल्ड मिलेगा वो भी कम होगा। तो ये भी पूरा कैसा इंटरप्ले होता है, दिस यू हैव टू सी। और ये चीज है, ये है। अब इसके अलावा आप देखेंगे तो इनका जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बोला, लगभग 60% का इनका मतलब मैच्योर ब्रांचेस है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनी जो जनरली टारगेट देता है अपना, अराउंड बोलते हैं ये लोग कि हम 20 से 25 ब्रांचेस खोलेंगे हर साल में, और कंसिस्टेंटली उसको आउट परफॉर्म ही करते हैं। अब एक और चीज यहीं पे आप देखिए, तो कंपनी का जो अभी डायरेक्शनली अगर आप देखेंगे ना कैसा ये लोग प्रोजेक्ट करते हैं आगे जाके, तो कंपनी इस अभी तो कंपनी ने काफी सारा ओपेक्स अपना पहले ही कर लिया, इतने सारे ब्रांचेस खोले ना, तभी तो 60% ब्रांचेस मैच्योर हुए हैं। सो द कंपनी इज राइट नाउ इन अ कंसोलिडेशन फेज। अभी कंपनी ये नहीं चाहता है कि हम जो ब्रांचेस हैं उसको इतना रैपिड पेस में ग्रो करें, मतलब अपने ग्रोथ को वो लोग ब्रांच एक्सपांशन से ड्राइव करना नहीं चाहता है, मतलब करेंगे ऑफकोर्स ब्रांच खोलेंगे, बट दे वांट टू इनहांस इफिशियंसी रादर देन गोइंग ऑन द टू मच ऑफ एग्रेसिव एक्सपांशन ऑफ द ब्रांचेस, है ना। तो ये वाली चीजें, और बाकी वो लोग अपने ब्रांचेस जो कंसोलिडेट कर रहे हैं और उसमें जो इनका एयूएम पर एम्प्लॉय होगा उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये इनका पूरा ब्रांचेस के बारे में हो गया। अगर आप ग्रॉस एनपीएस के नंबर देखोगे तो वो आपका लगभग कांस्टेंट टाइप का ही है, और लास्ट क्वार्टर से थोड़ा कम भी हुआ है, दैट मींस स्टेबलाइज हुआ है। और बाकी यील्ड अगर स्प्रेड की वगैरह में बात करूँ तो आप इसको मेरे टेलविड्स वाले पॉइंट से कनेक्ट कीजिए। सिंस इकोनॉमी में पूरा आपका रेट कट्स वगैरह हो गए हैं तो इनको आपके यील्ड में इम्पैक्ट दिखता है, और उसी के कारण आपकी स्प्रेड भी सिमिलर पैटर्न पे बढ़ जाती है। और आपका ओपेक्स यूएम है वो भी आपका कंसिस्टेंटली कम हो रहा है, बिकॉज आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट वगैरह है उस पर कंट्रोल हो गया है, काफी सारे ब्रांचेस मैच्योर हो गए हैं। एंड पैट ड्यू टू द इंक्रीज इन क्रेडिट कॉस्ट, पैट तो उतना आपको सिग्निफिकेंट जंप नहीं दिखा है, मोर और लेस आपकी टॉप लाइन के अकॉर्डिंग ही बढ़ा है। और बाकी तो आरओए और आरओई के बारे में मैंने ऑलरेडी बात कर ली। सो दिस वाज अ सेगमेंट व्हिच आई वाज ट्राइंग टू कन्वे कि वो 5 से 3 लाख के आसपास काम करते हैं। अब इसी में आपको अगर मैं और थोड़ा सा टाइम के बारे में बताऊं, तो आप अगर देखेंगे ना, तो मैंने बोला कि 4 लाख करोड़ का इनका पूरा ओवरऑल टाइम टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। अब आप सोचिए कि अभी इन लोग का एयूएम कितना है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अभी जो पूरा टाइम है इनका अराउंड 4 लाख के आसपास है, करोड़ ऑफ कोर्स, और उसमें अभी इनका 10,000 करोड़ का बेसिकली एयूएम है। सो यू कैन सी द पोटेंशियल कि कितना ज्यादा है ना। और तो ये भी आपको शो करता है कि कंपनी कितने अंडर पेनिट्रेटेड ज्योग्राफी में जा सकता है, और उसके अकॉर्डिंग जो आपका ग्रोथ है वहां से ड्राइव कर सकता है। सो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कंपनी का जो ग्रोथ मोमेंटम है वो कंटिन्यू रहेगा, प्रोवाइडेड की मैनेजमेंट ऐसे एग्जीक्यूट करते रहे। सो ये चीज है। और ये जो द पॉइंट विच आई वाज डिस्कसिंग कि अराउंड 136 ब्रांचेस है जो आपके 3 साल के ऊपर है। सो है ना। और सिमिलरली आप बाकी भी चीजें देख सकते हैं, दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड दिस इज द थिंग विच आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंपनी ने जो अपनी जो रिस्क एपेटाइट है उसको और बढ़ा दी है। तो अब जो आप देखेंगे ना, जो सिविल स्कोर जनरली 700 के ऊपर देते हैं ये लोग, तो उसको अगर आप देखेंगे तो आप देखिए कंसिस्टेंटली वो बढ़ रहा है, और अभी 88% के आसपास ये लोग 700 प्लस के सिविल स्कोर पर देते हैं। सो दिस इज द थिंग। ओके नाउ यहाँ पे आपको बस एक चीज नोट करना है, जो आप 1+DPD का नंबर देखिए, ये आगे आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो ये भी हमें दिखाता है कि जो रिस्क वाली चीज है, अगर इस नंबर में आपको कमी दिखने लग जाएगी आगे जाके, तो आपको दिख जाएगा कि जो ये पीक आउट हो चुका है। तो द कंपनी इज ऑल्सो यही कह रहा है कि हम लोग आगे जाके अपना रिस्क को इवेल्युएट करेंगे, और उसको 10 से 15 बेसिस पॉइंट जो है इनके क्रेडिट कॉस्ट और बढ़ सकते हैं, वहां पे इनका पीक आ जाएगा, और फिर वहां से उसको जो ट्रेंड है उसको रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज हाउ द कंपनी वांट्स टू मूव। अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं।
सो ये है। और अब अगर आप फिनेंशियल परफॉर्मेंस तो अच्छी है इनकी, एक्सेप्ट की थोड़ा सा वो आपके इम्पेयरमेंट थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ा होगा इनका। और AUM यील्ड हमने स्प्रेड की बात कर ली। सो दिस वाज द थिंग, और जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इनको यहाँ पे क्रेडिट कॉस्ट, दिस इज यू कैन सी कि यहाँ पे 1.29% हो गया, जो कि बढ़ा हुआ हमें दिख रहा है ना। सो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट इनके जो भी चीज़ें चल रही हैं। अगर मैं आप कुछ गाइडेंस वगैरह के बारे में बात करूँ, सो कंपनी अगर गाइडेंस देखेंगे ना, तो कंपनी, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंपनी ने गाइडेंस वगैरह को चेंज नहीं किया है। तो जनरली कंपनी देखती है कि जैसे मैंने आपको बोला कि अराउंड कितना 900 करोड़ के आसपास दे सकता है ये लोग हर क्वार्टर में, तो जनरली उसको थोड़ा सा कम किया है, अराउंड आपको 800 करोड़ मान लीजिए। तो 8 4 24, तो मतलब 2000 के बीच में तो पूरा साल का AUM ग्रोथ ये लोग कर सकता है। तो उसी में अगर आप देखेंगे ना, तो वो अराउंड आपका 20 से 25% के बीच में आ जाएगा, मतलब। और कंपनी ऑफकोर्स इस क्वार्टर में भी 29% ग्रो किया ही है अपना AUM। सो जो गाइडेंस इनका रहता है 25 से 30%। सो आने वाले जब तक कुछ क्वार्टरों में इनका पीक नहीं होता है, तो वहां पे आपको ये दिख सकता है कि पहले जो कंपनी आपकी 30% के आसपास ग्रो करती थी ना, तो देर कुड बी हाई पॉसिबिलिटी कि अपने वो गाइडेंस के लोअर रेंज पे आ जाए, है ना। और कंपनी जो क्वार्टरली जो अपना जनरली गाइडेंस देता है, वो आपको 5 से 7% का देता है। सो कंपनी ने अपने गाइडेंस को चेंज नहीं किया है इस क्वार्टर में, आई थिंक 6% पे इनका AUM ग्रो किया है ना। तो वही चीज है, मे बी 6 की जगह पे वो 5 हो जाएगा, बट कंपनी के ग्रोथ में कोई इशू नहीं है वहाँ पे, है ना। और बाकी ब्रांच एडिशन पे तो हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया, 20 से 25 ब्रांचेस खोलते हैं। क्रेडिट कॉस्ट पर 10 से 15% का इनका इंक्रीमेंट का बोला है, बिकॉज ऑफ द रीजन विच वी हैव डिस्कस्ड। और इसके अलावा मैं आपको बोलूँ तो कंपनी का अगेन यील्ड और कॉस्ट ऑफ बोरोइंग पे आपको यील्ड बढ़ता हुआ दिखेगा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग घटता हुआ दिखेगा, जो कि पूरे फाइनेंशियल्स के लिए अभी वाला केस चल रहा है। तो ये सारी चीज है। तो दिस वाज एवरीथिंग अबाउट विच आई वांटेड टू डिस्कस अबाउट दिस कंपनी। काफी अच्छी कंपनी है, इसकी मैनेजमेंट भी काफी अच्छी है। आप लोग को अगर टाइम मिले तो प्लीज हियर द कमेंट्री फ्रॉम द मैनेजमेंट, यू विल गेट अ वेरी गुड पर्सपेक्टिव ऑफ होल लैंडिंग स्पेस। सो अब एक और मैं अगर फाइनली विजन के बारे में थोड़ा सा बात करता हूँ यहाँ पे कंपनी का। सो एक इंटरेस्ट ऐसा कंपनी ऐसे बोलता है कि अगर आप चाहते हो, अगर आप कल के बारे में सोचना चाहते हो, तो आपको आज अच्छा करना होगा। फिर वीक के बारे में पूछूं तो आपको बता पाओगे, मंथ के बारे में पूछूं देन यू कैन ऑल्सो से समथिंग। लेकिन जब आप ईयर या एक डिकेड के बारे में बोलोगे, तो यू कैन ऑलरेडी ग्रो, मतलब आप डायरेक्शनली ही बोल पाओगे चीजों के। तो जब मैं टाइम की बात करता हूँ, तो बेसिकली एक डिकेडल स्टोरी के बारे में बात करता हूँ, एक ईयर या 2 या 3 साल उसके बाद की बात करता हूँ। लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जब जब आप देखते हो, उस डिकेडल स्टोरी के लिए आपको पहले अपने क्वार्टर को सही से करना पड़ेगा, है ना। सो द कंपनी इज सेइंग कि हम वही अपने, अगर उस डिकेड की स्टोरी को फुलफिल करना है, तो हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखना चाहते हैं। और अभी प्रेजेंटली इस कंपनी के लिए जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर टारगेट है, अपने जो इम्पेयरमेंट है उसको कंट्रोल करना, 1+DPD को कंट्रोल करना, तो अपने रिस्क प्रोफाइल को कंट्रोल करना। सो द कंपनी इज डूइंग इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ऑफकोर्स थोड़ा सा स्ट्रेस है, बट आई वुड गुड गिव मोर पॉइंट टू द मैनेजमेंट बिकॉज काफी कंसिस्टेंट है। थैंक यू वेरी मच, आई होप यू लाइक द वीडियो।